नेहा बड़ी हो चुकी थी और उसके माता पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता सता रही थी। एक दिन नेहा की माँ अपने पति से बोली, अजी नेहा बड़ी हो चुकी है, अब हमें एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ सरिता, मैंने कुछ लोगों से नेहा के रिश्ते की बात चलाई है और कल कुछ लोग नेहा को देखने भी आने वाले हैं। उम्मीद है कि नेहा उन लोगों को पसंद आएगी। ये सुनकर सरिता बहुत खुश हो जाती है और लड़के वालों के आने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन लड़के वाले नेहा को देखने आते हैं। नेहा सभी को चाय नाश्ता करवाती है, जिसे देख लड़के की माँ कहती है, बहन जी वैसे तो आपकी लड़की बहुत सुंदर है और गुणी भी है, लेकिन बस मुझे ये बताइए कि इस छोटे से घर के अलावा आपकी कोई और प्रॉपर्टी भी है या नहीं। बहन जी हम गरीब लोग हैं, भला हमारी और प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? जो कुछ है बस यही घर है। बड़ी मुश्किल से हमने मेरी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, और तो और मेरी बेटी ने अच्छे नंबरों से डिग्री भी पास की है। अच्छा तो ये बात है बहन जी, एक तो आपका घर बहुत छोटा है और ऊपर से आप लोग इतने गरीब हो कि लड़के चाहे कितने भी सुंदर और कितने भी चीजों में निपुण क्यों ना हो, वो अमीर घर में तो नहीं जा सकती। माफ करना बहन जी, हम आपके साथ ये रिश्ता नहीं कर सकते, हम रिश्ता बराबरी वालों में करेंगे। चल बेटा। ऐसा कहकर लड़के वाले चली जाती है। ये देखकर नेहा बहुत उदास हो जाती है। तभी नेहा की माँ कहती है, बेटा तू इतनी चिंता क्यों करती है? अरे इससे अच्छा रिश्ता आएगा तेरे लिए। कैसे आएगा माँ? इससे पहले भी तो कई रिश्ते आए और सभी का कहना है कि वो इतने गरीब घर में रिश्ता नहीं कर सकते। इसलिए तो कहती हूँ कि मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं कोई अच्छी नौकरी करूंगी, उसके बाद अपने घर को बनाऊंगी, फिर देखेंगे शादी की। ऐसा नहीं कहते नेहा बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा और देखना तेरी शादी एक बहुत अमीर घर में होगी। पिताजी की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नेहा बहुत ज्यादा उदास रहा करती, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे ही एक दिन नेहा के लिए एक और रिश्ता आता है। चाय नाश्ते के बाद लड़के की माँ पूछती है, भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है और हमें पसंद भी है, बस हमें ये बता दीजिए आप हमें दहेज में क्या क्या देंगे? बहन जी भले ही हम गरीब सही, लेकिन हमसे जो बन पड़ेगा वो तो देंगे ही, इसके अलावा हम और क्या ही बोले। अरे भाई साहब हमारा बेटा इंजीनियर है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा ना आपको, और वैसे भी आप जो कुछ देंगे वो अपनी बेटी को ही तो देंगे। आखिर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? इसलिए आप लड़के को दहेज सहित एक गाड़ी भी दे देना, बस इतना ही चाहिए। वैसे तो हमारे बेटे के लिए लोग बहुत दहेज देने को तैयार हैं, लेकिन आपकी बेटी हमें पसंद आ गई, हम इतने में ही काम चला लेंगे। ठीक है बहन जी, मुझे मंजूर है। अपने पिताजी की बात सुनकर नेहा गुस्सा होते हुए बोली, नहीं पिताजी मुझे मंजूर नहीं है। पिताजी मैं दहेज लेने वालों से शादी नहीं करूंगी। अरे आज ही लोग इतने सारे दहेज को बस इतना सा दहेज कहकर टाल रहे हैं, कल को कुछ और कह दिया तो आप क्या करेंगे? हे राम देखो तो लड़की की जुबान कितनी तेज कैची की तरह चलती है। अरे भाई हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता। जिस लड़की को बोलने की तमीज नहीं वो हमारे घर को कैसे संभालेगी? माफ करना भाई साहब, लेकिन हम अच्छे घर में रिश्ता देख रहे हैं। आपकी बदतमीज बेटी से अगर हमने अपने बेटे का रिश्ता करवा दिया तो हमें कल को अपनी जुबान से भी मार डालेगी। ऐसा कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, नेहा के पिताजी उसकी माँ से कहते हैं, अरे सुनती हो नेहा की माँ, नेहा के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। लड़का सरकारी इंजीनियर है, कल लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं। पिताजी फिर बड़े घर का रिश्ता? वो लोग गरीब कहकर हमें मना कर देंगे, आप उन्हें अभी से मना कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है और सभी अमीर एक जैसे नहीं होते, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। अगले दिन विनीत अपने परिवार वालों के साथ लड़की देखने आता है। विनीत वेल एजुकेटेड और अमीर परिवार का लड़का था, लेकिन उन्हें नेहा के गरीब होने से कोई दिक्कत नहीं थी। सभी को नेहा पसंद आ जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। विनीत की माँ सरला देवी नेहा की माँ से कहती है,
बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अगले हफ्ते आपके घर आकर हम रस्म कर देंगे। विनीत के परिवार वाले ऐसा कहकर चले जाते हैं। ये बात विनीत की चाची को पता चलती है। विनीत की चाची उसकी माँ के पास आती है और कहती है, अरे दीदी, मैंने सुना है कि आपने विनीत का रिश्ता उस गरीब घर की लड़की से तय कर दिया है। हाँ हाँ सुनीता, तूने सही सुना है। नेहा गरीब जरूर है, लेकिन बड़ी ही शरीफ और अच्छी बच्ची है। दीदी, तुम भी ना बड़ी भोली हो। अरे नेहा अगर इतनी ही अच्छी होती तो उसके इतने सारे रिश्ते कैसे टूट जाते। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ दीदी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपको इस रिश्ते में फंसना नहीं चाहिए। विनीत की चाची ऐसा कहकर चली जाती है। तभी विनीत वहाँ पर आ जाता है और कहता है, माँ, चाची क्या कह रही थी? कुछ नहीं बेटा, लोगों का काम है बातें करना, उन्हें बातें करने दो। और हाँ, अब मुझे जल्दी से जल्दी नेहा से तेरी शादी करनी है। भाई, मुझे भी तो बहू की जल्दी है ना। और विनीत की माँ शादी की तैयारी में लग जाती है। सुजाता अक्सर तैयारियां देखने के बहाने सरला के घर आती और लगातार उसके कान भरती रहती। एक दिन सुजाता सरला से बोली, दीदी, आज ये कह रहे थे कि भैया भाभी गलत जगह फंसने जा रहे हैं। इतना अच्छा बेटा है हमारा, सरकारी इंजीनियर है, उसके लिए तो अच्छे से अच्छे घर का रिश्ता मिलता, लेकिन भाभी ने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। मैंने भी उनसे कह दिया कि भाभी का पर्सनल मैटर है, हमें भला इससे क्या। ऐसा कहकर सुजाता चली जाती है। अब सरला अपने मन में सोचती है, लगता है सुजाता सही कहती है। मेरा बेटा तो इंजीनियर है, उसके लिए तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलता। ना जाने मैंने किस घड़ी में हाँ कर दी। वैसे इतनी भी अच्छी नहीं है नेहा। आने दो, आज विनीत से बात करती हूँ। फिर जब शाम को विनीत ऑफिस से घर आया तब सरला बोली, विनीत बेटा, मैं सोच रही थी कि हमने कुछ ज्यादा ही जल्दी फैसला कर लिया है नेहा से शादी का। कितने लोग कहते हैं कि मुझे इतने गरीब घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम उनसे रिश्ता कैंसिल कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर विनीत बोला, नहीं माँ, लोगों की बातों में आकर हमें अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। वे लोग भले ही गरीब है, लेकिन शरीफ और इज्जतदार है। और फिर नेहा जैसी लड़की तो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। माँ, तुम लोगों की बातों में आना बंद करो, हम शादी वहीं पे करेंगे। विनीत की बात सुनकर सरला मान जाती है। जल्दी ही शादी का दिन भी आ जाता है। तभी सुजाता सरला के पास आती है और कहती है, दीदी, शादी हो तो रही है, लेकिन देख लो, कोई भी दहेज नहीं दे रहे लड़की वाले। अरे लड़की वाले कितने भी गरीब हो, अपनी बेटी को ऐसे विदा नहीं करते। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। विनीत की माँ अपने मन में सोचती है, सुजाता सही कह रही है, इतना कम दहेज नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इस बारे में मुझे नेहा के माता पिता से बात करनी होगी। यही सोचकर सरला नेहा के माता पिता से बात करने घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, तभी उसे सुनाई देता है कि सुजाता विनीत की माँ से कह रही थी, बहन जी, 1 नंबर के 3rd क्लास लोग हैं ये, आपकी बेटी को बहुत परेशान करेंगे और दहेज के तो बहुत लोभी हैं ये लोग। मेरी मानो तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप इनसे अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दो। मेरा भी एक बेटा है जो इंजीनियर है। यदि आपको ठीक लगेगा तो मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना लूंगी। नहीं बहन जी, अब तो हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। अब हम उन लोगों को धोखा नहीं दे सकते। आगे उसका भाग्य है। आप हमें माफ कर दीजिए और खाना खाकर ही जाना। ये सुनकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। अब सरला सब कुछ समझ चुकी थी। वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं दूसरों के कहने पर अपने बेटे का रिश्ता खराब करने जा रही थी, जबकि ये बुराई करने वाले किसी के सगे नहीं होते। और इस तरह नेहा की शादी विनीत से हो जाती है और नेहा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। पति के दमे की बीमारी के चलते सुनीता लोगों के घरों में काम किया करती थी। घर और पति की दवाइयों के खर्चे संभालने के लिए उसने 3 घर का काम पकड़ रखा था। एक दिन वो तीनों घरों का काम करके थकी हारी बाजार से सब्जियां लेने आती है और सब्जी वाली जानकी उसकी हालत देखकर कहती है, अरे सुनीता, कितनी बार कहा है, जो सब्जी लेनी हो बता दिया कर, मैं तेरे घर दे जाऊंगी, पर तू है कि सुनती ही नहीं। अरे जानकी बहन, भला छोटी सी बात के लिए तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? तकलीफ मुझे नहीं, तू खुद को दे रही है। जरा अपना शरीर तो देख,
3 घरों का झाड़ू बर्तन करके कैसा कमजोर सा पड़ गया है, थकान से चूर हो रही है, फिर भी बाजार आ गई। अरे घर में सब्जियां नहीं थी, अब बाजार नहीं आती तो क्या करते, बस इसीलिए। बोलते बोलते अचानक सुनीता बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ती है। जानकी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कुछ लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाती है, जहां उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर दोनों को बताती है। सुनीता, खुशखबरी है, तुम पेट से हो, इसलिए अपने शरीर पर ध्यान दो। मैं ताकत के लिए कुछ दवाई लिख रही हूँ, समय पर लेती रहना। हाय दैया, सुनीता बधाई हो, तेरे अचानक बेहोश होने से मैं तो घबरा ही गई थी। ये खुशखबरी सुन सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो वो तुरंत घर पहुंचती है और खाट पर लेटे अपने पति को जगा कर कहती है, सुनिए सुनिए ना, मुझे आपको कुछ बताना है। सुनीता, तुम कब आई और आने में इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना? वो मैं सब्जी वाली जानकी के साथ अस्पताल गई थी, इसलिए देरी हो गई। अस्पताल? जानकी के साथ? क्यों, उसे क्या हुआ? अरे उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुझे होने वाला है, मैं माँ बनने वाली हूँ। बच्चे के आने की बात सुनकर सुंदर खुशी से ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके चेहरे की उदासी देखकर सुनीता कहती है, आप खुश नहीं है ये खुशखबरी सुनकर? खुश? बहुत खुश हूँ सुनीता, लेकिन इस गरीबी और बीमारी के हालत में इस बच्चे का बोझ हम कैसे सहेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा पहला बच्चा है, कोई बोझ नहीं है। अरे इसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और आपकी हालत भी तो पहले से सुधरी है, फिर मैं भी तो काम कर रही हूँ। आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सुंदर उसे गले से लगा लेता है। ऐसे ही 1 महीने का समय बीत जाता है। एक शाम जानकी सब्जियां लेकर सुनीता के घर आती है और उसे आवाज लगाते हुए कहती है, सुनीता, ओ सुनीता बहन। सुनीता तो अब तक काम से लौटी नहीं है। अच्छा, कोई नहीं भाई साहब, मैं तो ये सब्जियां देने आई थी। अरे जानकी, तुम यहाँ किसी काम से आई थी क्या? ओहो, क्या हालत बनाई हुई है, बैठो। अरे सुनीता, पेट से हो, थोड़ा तो अपना ख्याल रखो। 1 महीने में क्या हालत बना ली है, ऐसा ही रहा तो बाकी के महीने तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है। हाँ, बस मैं थोड़ा थक गई थी, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाते हुए कितना झुकती होगी, भारी सामान भी उठाती होगी। गर्भावस्था की इस हालत में ये सब काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं तो कहती हूँ जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तुम काम छोड़ दो। मैं तो इसे यही कहता हूँ। कल से तो मुझे भी एक सेठ की राशन की दुकान पर नौकरी मिल गई है, पर यह है कि मानती नहीं। अरे अगर काम छोड़ना नहीं चाहती तो काम बदल दो ना, सिलाई कढ़ाई कर लो, या फिर मेरी तरह सब्जी या फल बेच सकती हो। कुछ देर बात करने के बाद जानकी वहाँ से चली जाती है। सुनीता जानकी की कही बात पर गौर करती है और खाना खाने के बाद अपने पति से इस बारे में बात करती है। वैसे जानकी सही कह रही है, मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए, कहीं इसका असर मेरे शरीर पर ना पड़े। मैं सोच रही थी कि मंडी से फल लाकर बेचना शुरू कर दूं। पर सुनीता, फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। फल बेचने के लिए पहले खरीदने भी पड़ेंगे, और हम गरीब कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? और फल नहीं बिके तो नुकसान अलग से उठाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ तुम इस हालत में घर पर ही रहो, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर वो सुनीता की बात को टाल देता है। 5 महीने बीत जाते हैं। एक रोज काम से लौटते वक्त सुंदर एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिसके कारण उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और प्लास्टर चढ़ने के कारण उसे बिस्तर पर रहना पड़ता है। हालात की मारी गर्भवती सुनीता जानकी की सलाह लेकर मंडी से आम खरीदकर बाजार में बेचना शुरू करती है। शुरू में उसकी आम की बिक्री नहीं होती, लेकिन गर्मियां बढ़ने के कारण बाजार में उसके आमों की बिक्री शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात बाजार में फलों की दुकान लगाने वाले कुछ लोगों को रास नहीं आती। तभी एक दिन बाजार में फलों की दुकान लगाने वाले हरिया और कांता सुनीता के ठेले पर आते हैं। देख रही हो कांता बहन, पता नहीं लोग कहां कहां से आकर बाजार में अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। ठीक मेरे फलों की दुकान के सामने ठेला लगाकर आम बेचती है। बताओ, इस हालत में भी आम बेचने का काम कर रही है। अरे जाकर घर पर आराम कर। हाँ, और आज के बाद यहाँ अपना आम ठेला लेकर दिखाई मत देना, वरना। ओए, वरना क्या? अरे 2 लोग मिलकर बेचारी गर्भवती औरत को डरा रहे हो। अरे वो इस हालत में भी हिम्मत करके मेहनत से कमा रही है, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अरे जानकी बहन, तुम झगड़ा मोल ना लो जी। देखिए, ये रसीले आम मैं अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए बेचती हूँ।
लेकिन तेरी वजह से हमारे धंधे पर जो फर्क पड़ रहा है उसका क्या? और जानकी, तू इस आम वाली की मदद कर रही है ना, वो ठीक नहीं है, इसलिए इसकी वजह से हमसे दुश्मनी ना कर, वही अच्छा होगा तेरे लिए। अरे जा जा, तू कोई मेरी सगी नहीं है जिससे मैं डर जाऊं। और सुनीता बहन, तुम्हें भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। जानकी को सुनीता का बचाव करते देख वो दोनों अपनी अपनी दुकान पर लौट जाते हैं। एक दिन बाजार में बड़ी सेठानी औरत आम लेने के लिए सुनीता के ठेले पर रुकती है। आम ले लो, आम, रसीले मीठे आम। जी हाँ जी, 1 किलो तोलना है, अभी देती हूँ। आम कैसे दिए बहन? 60 रुपए किलो सेठानी। 60 रुपए? कुछ ज्यादा ही नहीं लगा रही? नहीं सेठानी, बहुत मीठे बड़े रसीले हैं, इतने मीठे हैं कि गुड़ भी फेल है इनके आगे। अच्छा, जरा एक चखा के तो दिखा। तभी सुनीता उसे एक आम काट कर चखने को देती है। आम खाकर सेठानी खुश होती है और उसी वक्त उसके ठेले के सारे आम खरीद लेती है, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन ये देखकर हरिया और कांता को बहुत जलन होती है। सुनीता उस दिन खुशी खुशी घर पहुंचती है और पैसे दिखाकर अपने पति को कहती है, देखिए ना, आज सारे आमों की बिक्री हो गई। बस भगवान ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखे। हाँ सुनीता, इतने कठिन हालातों में गर्भवती होकर तुम आम बेचकर इस घर और मेरी दवाइयों का खर्चा उठा रही हो, और मैं टूटी टांग लेकर खाट पर पड़ा हूँ। आपका पैर बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, चिंता न कीजिए। तभी सुंदर की नजर सुनीता के पैर पर पड़ती है, जो कि बहुत सूजे हुए होते हैं। सुनीता, तुम्हारे पैर पहले से ज्यादा ही सूज गए हैं, इनमें दर्द हो रहा होगा ना? दर्द नहीं है, और फिर 7वां महीना चल रहा है, ऐसे में तो पैर सूज ही जाते हैं। आप बैठिए, मैं रसोई में जाती हूँ। अगले दिन जब दोपहर के समय वो आमों को ढककर खाना खाने जाती है, तो कांता और हरिया उसके ठेले के सारे आम गायब कर देते हैं और वापस आने पर खाली ठेला देखकर सुनीता हैरान रह जाती है और रोने लगती है। उसे रोता देखकर दूर खड़े हरिया और कांता हंस रहे होते हैं। तभी जानकी वहाँ आती है और सुनीता को चुप करते हुए कहती है, सुनीता बहन शांत हो जाओ, तुम्हारे आम जिसने भी चुराए होंगे उसका कभी भला नहीं होगा, कीड़े पड़ेंगे उसे कीड़े, कभी अच्छा नहीं होगा उसका। अरे ओ जानकी, क्यों बिना बात के बाजार में शोर करके उठपटांग बातें बोल रही है? अरे मेरा मुंह, मैं जो बोलूं, तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? मैं चोर के लिए ये सब बोल रही हूँ, कहीं तू ही तो चोर नहीं? फालतू बात न कर जानकी, तेरी ये गर्भवती आम वाली के आम हम क्यों चुराने लगे भला? इतना कहकर कांता अपनी दुकान पर जा रही होती है। तभी आम से भरी टोकरी पर उसका पैर लगता है और टोकरी में रखे चुराए आम जमीन पर बिखर जाते हैं, और जिससे उनकी हरकत से पर्दा उठ जाता है, जिस पर जानकी उन्हें पूरे बाजार के सामने खूब खरी खोटी सुनाती है। लेकिन आखिर में सुनीता उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सुनीता के साथ फिर कभी ऐसा नहीं करते। और कुछ महीनों बाद सुनीता को एक प्यारा सा बेटा होता है और सुंदर का पैर भी ठीक हो जाता है। रोहित अपने दोस्त के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहा था। तभी रोहित नौकर को आवाज देता है, मोहित, मोहित, जी साहब। मोहित मेरा दोस्त आया है, जूस ला दो। जी साहब। इस तरह मोहित जूस लेने के लिए चला जाता है, तो वहीं रोहित का दोस्त रोहित से कहता है, यार रोहित, इन नौकरों से इतनी तमीज में बात कैसे कर लेता है? यार इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है, और अगर हम सामने वाले को इज्जत देंगे तो हमें भी इज्जत मिलेगी। पता नहीं यार, पर मैं तो इन जैसों से बात करना भी नहीं पसंद करता। इनकी क्या औकात है हम लोगों के सामने। रोहित का दोस्त ये सब बोल रहा था, लेकिन उसकी ये सारी बातें मोहित सुन लेता है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, माफ करना साहब, लेकिन जिस आदमी को गरीब बोल रहे हैं ना, उस गरीब का अमीर ससुराल है। अच्छा, कितना बड़ा ससुराल है तेरा, बता तो जरा। काव्या सिंघानिया का नाम सुना है ना, वही मेरी पत्नी है। अच्छा, सही है बेटे, सही सपने हैं तेरे, और बहुत अच्छे से भीग रहा है तू। अगर वो तेरी बीवी है तो कटरीना मेरी बीवी है। रोहित भाई, तेरे नौकर के सपने सच में बहुत बड़े हैं। उसको बोल थोड़ा नीचे आ जाए और अपनी जैसी किसी को ढूंढ ले। खैर मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ठीक है, दोबारा आना। यस ब्रो। रोहित का दोस्त चला जाता है और अब रोहित मोहित से कहता है, मोहित वो नौकरों की इज्जत नहीं करता। हर इंसान मेरे जैसे नहीं होता, इसीलिए उसके सामने तुम कम ही बोलना। आई होप कि तुम समझ रहे होंगे। पर मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं आपको अपनी शादी की फोटो दिखाता हूँ, देखिए साहब। अरे हाँ, ये तो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन जब तुम्हारी इससे शादी हुई है
तो तुम यूं इस तरह। बहुत बड़ा रीजन है साहब। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज से 1 महीने पहले की बात है। काव्या अपनी माँ सरोज के साथ रहा करती थी। काव्या काफी अमीर लड़की थी और खुद का बिजनेस संभालती थी। ऐसे ही एक दिन काव्या के ऑफिस में एक लड़के से काव्या की टक्कर होती है। उस लड़के का नाम मोहित था। मोहित उसके ऑफिस में चाय बनाने का काम करता था। उससे उसकी टक्कर होने पर काव्या उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, यू ब्लडी हेल, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो? माफ करना मैडम, लेकिन ध्यान आपका नहीं था यहाँ पर, मेरी गलती नहीं है। उसकी ये बात सुन काव्या कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये सब देखकर मोहित अपने दोस्त से कहता है, कौन है ये यार? अरे भाई, ये हमारे ऑफिस के ऑनर है। क्या ये है ओनर? बड़ी घमंडी है भाई। हाँ भाई, पर ये घमंडी नहीं है और ना ही ये ऐसे रिएक्ट करती है। सर और मैडम परेशान है तभी इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है। खैर जो भी है, अभी फिलहाल काम कर ले। इतना बोलकर अब दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। लेकिन सोहन की बात मोहित के दिमाग में घर कर गई थी। लेकिन वो करता भी क्या? काव्या एक ऑनर और मोहित एक मामूली चाय बनाने वाला। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन मोहित काव्या के कैबिन में चाय लेकर जाता है और उससे बोलता है, काव्या मैडम, काव्या मैडम। मोहित के बार बार आवाज लगाने पर भी काव्या कोई जवाब नहीं देती। लेकिन मोहित को किसी के सिसकने की आवाज आती है और जब वो काव्या के वॉशरूम की तरफ जाता है तो देखता है कि काव्या काफी रो रही है। उसको देखकर मोहित उसके पास जाकर उसे संभालते हुए कहता है, काव्या मैडम क्या हुआ? उसके इतना बोलते ही काव्या उसके गले से लग जाती है और रोने लगती है। मोहित उसको उस समय तो संभाल लेता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता है कि काव्या को अब किसी की जरूरत है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और मोहित और काव्या की दोस्ती हो जाती है। पर काव्या काफी परेशान रहा करती थी। मोहित के बार बार कहने पर भी काव्या मोहित को कुछ नहीं बताती और एक शाम वो अपने घर पर था। आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से काव्या इतनी परेशान है? जो भी है, मुझे उनसे एक बार बात तो करनी ही होगी। वो खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पास काव्या का कॉल आता है और काव्या उससे कहती है, हेलो मोहित। जी मैडम बोलिए। मुझे मैडम मत बोलो प्लीज। पर वर कुछ नहीं। अच्छा, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए ना। वो दरअसल कल की तुम्हारी छुट्टी है। पर क्यों? क्योंकि कल तुम मेरे साथ रहोगे। इतना बोलकर अब काव्या कॉल कट कर देती है और अगली सुबह मोहित और काव्या कॉफी शॉप में मिलते हैं। जिसके बाद काव्या मोहित का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहती है। मोहित थैंक यू। लेकिन क्यों? कल मैं रो रही थी और तुमने मुझे संभाला। पर तुम रो क्यों रही थी? आखिर तुम्हारे रोने की क्या वजह हो सकती है? तुम्हारे पास तो किसी चीज की कमी भी नहीं है। तो फिर? लोगों को बस यूं ही लगता है कि हम लोगों के पास बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन हम अमीर लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं, ये कोई नहीं जानता। मतलब ये है कि हाँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में किसी की कमी है तो वो है सुकून। तुम्हें पता है, मेरे पापा बहुत पहले ही गुजर गए थे और माँ ने ही मुझे पाला पोसा है। और जब मैं बड़ी हो गई तो माँ ने पापा का बिजनेस संभाल लिया, लेकिन इन सब में मैं बहुत अकेली पड़ गई। उसके बाद मेरी लाइफ में एक अच्छा दोस्त भी आया, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया और मैं फिर से अकेली हो गई। जब मैं अपने अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तब तुम आए मुझे संभालने। और सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ। आप मेरी मैडम हो और मैं एक चाय वाला, भला मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ मोहित, तुम काफी पढ़े लिखे हो, लेकिन अभी तुम मजबूर हो और मेरे ऑफिस में नौकरों वाला काम कर रहे हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कहीं जॉब ना मिलने पर तुमने ये काम शुरू किया क्योंकि तुम्हारी माँ गाँव में बीमार है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मोहित, हम अपने ऑफिस में यूं ही किसी को भी काम पर नहीं रखते, लेकिन सच में मुझे तुम्हारे स्टेटस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरोज मैडम। माँ की चिंता मत करो तुम, मैं हूँ ना, मैं उन्हें मना ही लूंगी। बस तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कहीं ना कहीं मोहित भी काव्या को पसंद करता था, इसीलिए वो उससे शादी को राजी होता है। जिसके बाद काव्या और मोहित दोनों ही कोर्ट मैरिज करते हैं। और अब जब काव्या मोहित को लेकर अपने घर आती है, तब वो अपनी माँ सरोज से कहती है, माँ, ये मोहित है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने ऑफिस का नौकर है,
लेकिन तुम दोनों ऐसे गले में वरमाला लिए क्यों घूम रहे हो? और काव्या, तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों भरा है? हाँ माँ, और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। क्या तुझे शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए? अरे लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी जो कि एक बिजनेस वुमन है, उसने लव मैरिज किसी नौकर से कर ली है, तो उनको क्या जवाब दूंगी मैं? माँ क्या हुआ अगर मोहित हमारे ऑफिस का नौकर है तो? चल ठीक है, मैं इसको अपना और इस घर का दामाद बना लूंगी, लेकिन अगर इसको मेरा दामाद बनना है तो पहले इसको एक 5 महीने के अंदर 1 लाख रुपए इकट्ठा करके दिखाना होगा। अगर इसने ऐसा कर दिया तो मैं मान जाऊंगी कि ये तेरे काबिल है और तूने अपने एक अच्छा और ईमानदार लड़का चुना है। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है मेरी शर्त? मंजूर है। पर मोहित तुम कैसे? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो बस फिर बेफिक्र रहो। ये थी मेरी कहानी साहब। तुम्हारी कहानी ने तो मेरे दिल को छू लिया। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम किसी अच्छी जगह नौकरी क्यों नहीं करते? साहब मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे कोई रखता नहीं है। और आज की दुनिया में डिग्री नहीं बल्कि चेहरे की वैल्यू होती है। और पहले मैं अपनी माँ के लिए कमाता था, पर अब मैं अपनी पत्नी के लिए भी कमाता हूँ। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे घर के साथ मेरे ऑफिस को भी मैनेज करोगे और तुम्हारी मंथली सैलरी 30,000 होगी। उसकी बात सुनकर अब मोहित काफी खुश होता है, जिसके बाद अब वो लगन के साथ काम करने लगता है। और अगले 5 महीने से पहले ही मोहित काव्या की माँ के हाथों में 1 लाख रुपए ला कर रख देता है और उससे बोलता है, मैडम ये आपकी शर्त के अनुसार पैसे, मैंने अपनी शर्त पूरी की। इतने ईमानदार लड़के को देखकर सरोज काफी खुश हो जाती है। तो वहीं अब काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सरोज खुद अपनी बेटी का हाथ मोहित के हाथ में देती है और कुछ दिनों बाद अब मोहित अपनी माँ को गांव से शहर ले आता है और उनका इलाज करवाता है, जिसके बाद सरोज काव्या और मोहित की धूमधाम से सभी के सामने शादी करवाती है।